गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आए हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री लेकर और चैप्टर 1 की बात करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। इसमें जो है बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट नंबर में कौन आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इस तरह करके जो है बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर में हेडिंग दिए हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ये नाम से ही क्लियर है कि संयोग के माने क्या होता है? ऐड करना यानी जोड़ना। संयोजन यानी कोई भी दो पदार्थ आपस में रिएक्शन कर एक और केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन कर एक और केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें मेन मोटो समझना क्या है कि कोई भी दो कंपोनेंट हो, है ना, और रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना है वो मेरा एक और केवल एक यहाँ पर आया है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से करने पर क्या बनता है? जल बनता है। H2+O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? वाटर। यहाँ पे रिएक्टेंट में दिख रहा है कितना है? दो पदार्थ है, वो कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एक और केवल एक बना रहा है, और वो कौन है? वाटर है, यानी H2O। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ था कि H2+O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में जो है कितना है? दो है H2+O2 और प्रोडक्ट में कितना बना रहा है? एक ही बना रहा है। नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें मेन यही पर देखना। और भी इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं Mg+O2। ये देखेंगे प्रोडक्ट में क्या बना रहा है। यहाँ पर भी जो है मेरा दो पदार्थ है, कौन कौन है? Mg प्लस क्या है? O2। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? MgO। ये भी क्लियर है कि दो अभिकारक में जो है दो पदार्थ हैं और रिएक्शन करने के बाद उत्पाद में एक और केवल एक बना रहा है, तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जांपल थर्ड लेते हैं। Zn+Cl2। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2। फोर्थ एग्जांपल H2+Cl2। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्लियर है कि हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में यहाँ पर भी दो पदार्थ हैं, कौन कौन है? Mg+O2। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? MgO। एक और केवल एक पदार्थ है, इसको क्या कहेंगे? कि दो रिएक्टेंट ऐड होकर एक और केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, और इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर है G+Cl2। यहाँ पर भी जो है एक पदार्थ बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में H2+Cl2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी सारे के सारे जो दिख रहा है वो रिएक्टेंट में दो है और प्रोडक्ट में एक और केवल एक पदार्थ, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आए हैं सेकेंड नंबर में, कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, वियोग का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी कोई भी एक पदार्थ हो, है ना, और वो टूट कर दो या दो से अधिक बनाएगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो डिफाइन क्या क्या हुआ यहाँ पर? देखो तो दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ रिएक्शन कर अनेक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नाम से क्लियर है वियोजन। वियोग का मतलब क्या? टूटना। यानी कोई एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो फर्स्ट नंबर में एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ब्रेक करने के बाद वो क्या बनाएगा? देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। हम लोग अंडा भी खाते हैं, अंडा का जो छिलका बना हुआ किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखना क्या है? ये संयोजन का जस्ट एकदम कॉम्बिनेशन का जस्ट ये उल्टा है। संयोजन में क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट में दो या दो से
अधिक हो और प्रोडक्ट जो बनाए वो एक हो, केवल एक बनाए, जिसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट में एक और केवल एक पदार्थ होना चाहिए और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक बनाएगा। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है फर्स्ट नंबर में। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे, फेरस सल्फेट है ना। फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, FeSO4। इसको जब क्या करेंगे, हिट करेंगे तो ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि मेरा जो रिएक्टेंट में है एक और केवल एक पदार्थ है और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में मेरा कितना बना रहा है, तीन पदार्थ बना रहा है ना। इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बहुत सारे बच्चे को मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी थोड़ा सा बताएंगे अभी बैलेंसिंग के बारे में। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, लेड नाइट्रेट। एग्जांपल थर्ड में लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल्डो। लेड नाइट्रेट को जैसे ही हीट करेंगे वो ब्रेक करने के बाद डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद बनाएगा वो लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2 क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए हैं, ये एकदम क्लियर है कि मेरा बस इतना सा ख्याल रखना है कि रिएक्टेंट में एक और केवल एक पदार्थ हो और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जो बनाए दो या दो से अधिक बनना चाहिए। यहाँ पर भी एक है फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में भी यहाँ पर एक पदार्थ दिख रहा है फेरस सल्फेट। इसको जैसे ही हीट किए ब्रेक करने के बाद वो डिकम्पोज हुआ और उसके बाद ये तीन पदार्थ बना रहे, कौन कौन, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बनाया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर कितना है, रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट कितना बना रहा है, एक, दो और ये तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीन ही बनाए, तीन बनाए, दो बनाए, चार बनाए, जितना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। बस हमको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है कि रिएक्टेंट में एक और केवल एक होना चाहिए, प्रोडक्ट में दो बने, तीन बने, चार बने, जितना भी बने वो सारे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं अभी तक जिसको कि बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसके लिए हम बताए थे, याद भी होगा बैलेंसिंग चार्ट में 9th क्लास में बताए थे। उसके लिए क्या चीज था कि ये सब के सब का बैलेंसिंग कितना था, 1। इसमें जो है कैटायन भी है और एनायन भी है। ये कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी, ये जो है एनायन है। यहाँ से ये सब के सब एनायन है। क्या पढ़ेंगे इसको, अगहना कोकलवरी। बैलेंसिंग कितना, 1। इसके बाद बोलेंगे मक्का, बादन, फेको, संसो, ये सब का कितना था, 2 था। इसमें भी दोनों जो है ना एक हुआ है, इसमें कुछ कैटायन भी है कुछ एनायन भी है। इसके बाद बोलेंगे लास्ट में फेनॉल, ये सब का कितना था, 3। तो बैलेंस याद रहेगा तो कंपाउंड बनाने में बहुत ही इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जरा सा भी। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है थर्ड नंबर में पढ़ते हैं अभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। उससे पहले हम लोग को पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कौन सा एलिमेंट ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यानी धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। क्या बोल रहा है, यदि धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया जाए तो एक श्रेणी मिलता है जिसे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है, जो इस प्रकार है। उसके लिए टेबल याद रखेंगे ना तो बहुत इजी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर बड़ा दिक्कत करेगा। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि एलिमेंट में ये दिखता नहीं है कि सोडियम जो पोटेशियम से बड़ा है या पोटेशियम जो है रुबिडियम से बड़ा है और रुबिडियम जो है कैल्शियम से छोटा है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग एक सीरीज जो है वो याद रखना होगा।
तब जाकर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसके क्या सीरीज है देखो, तो इसको पढ़ेंगे कना बासा मग अल जनफी नीसन पीबीएच को हग हग एयू, यानी ऊपर से जो एरो दिए हुए इसका मतलब क्या होगा कि नीचे जैसे जैसे जा रहा है क्रियाशीलता क्या होगा, मेरा घटते जा रहा है। यानी इस टेबल में सबसे जो अधिक क्रियाशील मेरा दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, पोटासियम। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सोडियम और पोटासियम इतना ज्यादा क्रियाशील है कि इसको बाहर में रख दो तो स्वतः आग लगकर ये जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, है ना। तो पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील हो गया। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, कना बासा मग अल जल्फी नीसन पीबीएच को हग अग एयू। यहाँ पर एक चीज देखने वाली चीज है कि हाइड्रोजन को हम जो है ब्रैकेट्स गिरे हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे का जो एलिमेंट है वो रिएक्शन नहीं करता है। थोड़ा कॉपर है जो कुछ रिएक्शन करता है, बाकी बात ये Hg Ag और Au ये तो किसी भी हाल में ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे भी हम लोग जानते हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस टेबल को याद रखेंगे और इस टेबल की मदद से हम लोग जो है रिएक्शन बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी कितना बड़ा है या छोटा, हम लोग देखकर छोटा बड़ा का आकलन करते हैं और चेयर छोड़ देते हैं उससे सम्मान के लिए कि हम इसको बैठने दें, है ना। लेकिन इसमें मॉडल पीरियड टेबल में नहीं दिखेगा कि सोडियम का पापा कौन है, मैग्नीशियम है कि बेरियम है, पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को ये सीरीज जो है याद रखना होगा, तब हम लोग जाकर जो है रिएक्शन अच्छे से बना पाएंगे। जैसे मेरे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिंक है, सॉरी कॉपर ले रहे हैं, है ना, कॉपर प्लस क्या देंगे, जिंक सल्फेट। ये देखते हैं कि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। अगर जिसको ये सीरीज पता होगा तो तुरंत बता देगा कि नहीं ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जिंक से कॉपर जो है बहुत कम क्रियाशील है और कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तब क्या देना होगा, नो रिएक्शन। और जिसको ये सीरीज पता नहीं होगा तब तो वो रिएक्शन करवा देगा और बता देगा कि कॉपर सल्फेट बनाएगा और जिंक को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिंक कहाँ पर है और कॉपर का पोजीशन क्या है, दोनों का पोजीशन देखते हैं। जिंक ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे क्रियाशीलता क्या होगा, मेरा घटते जाएगा और लास्ट छोर में आकर जो है यहाँ पर Au जो है गोल्ड, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं ना, जिसका यूज हम लोग यहाँ की महिला आभूषण के रूप में करती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे कम हो गया मेरा सोना चांदी प्लेटिनम, ऐसे भी ये जो है एकदम नहीं के बराबर, रिएक्शन तो करता ही नहीं है ना। और ये Au मेरा सबसे कम क्रियाशील हो गया। और इस टेबल की मदद से हम लोग ये भी जानेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील मेरा कौन है, पोटेशियम, और सबसे कम कौन हो गया मेरा, गोल्ड यानी औरम, ठीक है ना। अब देखते हैं दोनों का पोजीशन क्या है। कॉपर कहाँ पर है, कॉपर देखो हाइड्रोजन के कितना नीचे है, और जिंक है ना, जिंक को देखते हैं कहाँ पर, देखो तो जिंक जो है कितना ऊपर है, यानी इसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जिंक से जो है बहुत ही कम क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपको लगाना होगा नो रिएक्शन, और जिसको जानकारी रहेगा वही तो करेगा, नहीं तो बच्चा को दें तो वो धार से जो रिएक्शन बना देगा और जो आगे कर देगा। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम, चलो जिंक ही लेते हैं, जिंक प्लस या बेरियम लेते हैं, बेरियम प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, देखते हैं कहाँ पर है बेरियम। बेरियम तो थर्ड नंबर पे है और कॉपर कहाँ पर है, लास्ट पोजीशन पे, नहीं। तो बेरियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ही, ये सल्फेट को लेके आगे बढ़ेगा। इसके बाद ये क्या बना देगा प्रोडक्ट में, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, BaSO4 प्लस कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा। और सवाल ये समझना होगा कि बेरियम कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि बेरियम कॉपर से बहुत अधिक क्रियाशील है, इसलिए बेरियम सल्फेट को लेकर आगे बढ़ गया और कॉपर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो ये थोड़ा जानकारी रहेगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे यानी कल, इसके बाद अब जो है थर्ड जो रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको पढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये जानकारी रहेगा तो वहाँ आप क्लियर कर दीजिएगा कि नहीं ये रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन नहीं होगा, है ना, ये क्लियर होगा। और इस सीरीज को सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ताकि इसको थर्ड ये जो रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें परेशानी ना हो।